वीर रस से ओत प्रोत काव्य रचना करने वाले कवियों में श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जी हां, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित चेतक की वीरता शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। श्री श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित चेतक की वीरता शीर्षक कविता का अर्थ या व्याख्या। आइए मैं एक एक स्टैंजा ध्यान से पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पहला स्टैंजा। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आइए सबसे पहले मैं संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के चेतक की वीरता नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। ये द्विवेदी युग के एक ओजस्वी कवि हैं। प्रसंग। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून सन 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जहां एक ओर चित्तौड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम तथा उनके देश प्रेम को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उनके प्रिय घोड़े चेतक के गुणों या विशेषताओं को भी बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ को आपको बतला देता हूं, ताकि अर्थ समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ। रणबीच यानी युद्ध का मैदान, चौकड़ी भरना यानी बहुत तेज दौड़ना, एक घोड़े की चाल को चौकड़ी भरना कहा जाता है। निराला यानी अनोखा या विचित्र, हवा से पाला पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ बहुत तेज दौड़ना होता है। आइए मैं पुनः एक बार इस पद्यांश को पढ़ता हूं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब हमें यहां यह देखना है कि कौन निराला बन गया था और क्यों निराला बन गया था। दरअसल कवि श्याम नारायण पांडे जी यहां कहते हैं कि हल्दी घाटी के मैदान में मेवाड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था,
जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम कर रहे थे। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। यानी यह अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। चेतक जो उनका प्रिय घोड़ा था वह अपनी चाल की वजह से निराला बन चुका था। अर्थात युद्ध के मैदान में चौकड़ी भरते हुए अर्थात तीव्र गति के साथ दौड़ते हुए महाराणा प्रताप अपने स्वामी भक्त घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे और दुश्मनों का सफाया कर रहे थे। दरअसल उनका घोड़ा बड़ा ही अद्भुत था। उनका घोड़ा बड़ा ही विचित्र था। उसकी चाल बहुत ही निराली थी। इसलिए युद्ध के मैदान में अपनी अनोखी चाल की वजह से वह एक अनोखा घोड़ा बन चुका था। यानी वह एक अनोखा घोड़ा बन गया था। अर्थात वह बहुत ही तेज दौड़ रहा था अपने स्वामी महाराणा प्रताप को अपने पीठ में लेकर। यानी महाराणा प्रताप का घोड़ा क्यों अद्भुत था, क्यों अनोखा था, वह अपनी चाल की वजह से एक प्रकार से अनोखा घोड़ा बन गया था। अगली पंक्तियां देखिए। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हवा का पाला पड़ना एक मुहावरा है। कहने का अर्थ यह है कि चेतक की अद्भुत चाल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हवा के घोड़े से पाला पड़ गया हो। अर्थात वह बहुत ही तेज दौड़ता था, हवा से बातें करते हुए जान पड़ता था। जब चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को अपने पीठ पर लेकर दौड़ता था तो ऐसा लगता था मानो घोड़े के हवा के साथ पाला पड़ गया हो। यानी चेतक बहुत तेज दौड़ रहा था। दूसरा स्टेंजा देखिए। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। आइए कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ आपको बतला देता हूं। चेतक तन यानी चेतक के शरीर पर, यहां इसे हम तोड़कर भी देख सकते हैं। चेतक उनका घोड़ा है और तन यानी शरीर, कोड़ा यानी चाबुक, चाबुक की सहायता से घोड़े को मारा जाता है। अरि यानी दुश्मन या शत्रु, मस्तक यानी सिर। मैं दो पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या शुरू करता हूं। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। ये पंक्तियां बहुत ही सरल है, इसलिए व्याख्या भी सरल है। यहां कवि ने चेतक की विशेषताओं को बतलाया है। कवि चेतक की विशेषताओं को बतलाते हुए कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक बहुत ही अच्छा घोड़ा था। वह एक नील वर्ण का विशेष नस्ल का घोड़ा था। वह एक बहुत ही स्वामी भक्त, बुद्धिमान तथा एक ताकतवर घोड़ा था। वह बहुत ही फुर्तीला था। वह बहुत ही तेज दौड़ता था। संभवतः ऐसा घोड़ा उन दिनों किसी के पास नहीं था। यही कारण था कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। महाराणा प्रताप शायद इसीलिए कभी भी अपने प्रिय घोड़े चेतक को मारते नहीं थे, यानी कभी भी भूल कर भी उस पर कोड़े नहीं बरसाते थे। गिरता न कभी
चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, यानी महाराणा प्रताप अपने घोड़े को कभी भी कोड़े से मारते नहीं थे, बल्कि हमेशा अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगली दो पंक्तियां देखिए। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। कवि आगे कहते हैं कि चेतक युद्ध के मैदान में इतना तेज दौड़ रहा था कि यह कहना बड़ा मुश्किल था कि वह दुश्मनों का सफाया करने के लिए उसके मस्तक को कुचल रहा था या आसमान पर दौड़ रहा था। वह दौड़ रहा था कहां? वह दुश्मनों का सर कुचलने के लिए दौड़ रहा था या उसकी चाल को देखकर यह कहना बड़ा कठिन था कि वह आसमान पर दौड़ रहा था। अगला स्टैंजा देखिए। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। संदर्भ बिल्कुल वही है, यहां प्रसंग भी बिल्कुल वही है। कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ इस प्रकार है। तनिक यानी थोड़ा, बाग, यहां बाग का अर्थ घोड़े की लगाम में बांधने की रस्सी, यानी घोड़े को नियंत्रण में रखने वाली एक प्रकार की रस्सी। पुतली फिरी या पुतली फिरना, यहां एक मुहावरा है। पुतली फिरना का अर्थ है आंखों का इशारा। आइए अब मैं पुनः दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या शुरू करता हूं। व्याख्या। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। यहां कवि श्याम नारायण पांडे जी ने पुनः एक बार चेतक की विशेषताओं को बतलाने का प्रयास किया है। कवि चेतक की विशेषताओं को बतलाते हुए आगे कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बड़ा ही बुद्धिमान था। चेतक इतना स्वामी भक्त था कि वह अपने स्वामी के हर संकेत को बखूबी समझता था। चेतक की बराबरी तो कोई घोड़ा कर भी नहीं सकता था। तनिक बाग के हिलते ही, कहने का अर्थ यहां यह है कि घोड़े की लगाम में बांधने की रस्सी के थोड़ा हिलते ही वह संकेत समझ जाता था और अपने स्वामी को अपने पीठ पर लेकर तीव्र गति के साथ उड़ने लगता था। यानी लगाम हिलते ही चेतक समझ जाता था कि मेरा स्वामी अब आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रहा है और वह अपने स्वामी को अपने पीठ पर लेकर चला जाता था। अगली पंक्तियां देखिए। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यहां इसका अर्थ है महाराणा प्रताप की आंखों का इशारा हुआ नहीं कि, यानी महाराणा प्रताप की पुतली फिरने से पहले ही, यानी इशारा पाते ही चेतक अपनी दिशा बदल लेता था। जब तब वह मुड़ जाता था और आगे बढ़ जाता था। बड़ी निर्भीकता के साथ वह युद्ध में अपने स्वामी महाराणा प्रताप का साथ देता था। अगला स्टैंजा देखिए। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में। यहां संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। कठिन शब्दों के अर्थ। कौशल यानी निपुणता या दक्षता या होशियारी या चतुराई। निर्भीक आप जानते ही हैं, साहसी या निडर। सरपट यानी तेज दौड़ना। करवालों में यानी तलवारों के बीच में।
आइए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या आगे करता हूं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। व्याख्या। कवि चेतक की विशेषताओं को बतलाते हुए आगे कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा बड़ा ही बुद्धिमान था, अर्थात उसने अपने कौशल या निपुणता या दक्षता या होशियारी या चतुराई को युद्ध के मैदान में कहां नहीं दिखलाया। कहने का अर्थ यह है कि वह युद्ध के मैदान में दुश्मनों की हर दाव पेच को भी अच्छी तरह समझता था। उसने कई बार दुश्मनों को भी छकाया था, यानी वह युद्ध कौशल में भी काफी निपुण था। उड़ गया भयानक भालों में, यहां इसका अर्थ यह है कि दुश्मनों ने जब भी भाले फेंके उससे उसने न केवल अपने स्वामी महाराणा प्रताप की रक्षा की बल्कि अपनी भी जान बचाई। इस प्रकार चेतक युद्ध कौशल में भी काफी निपुण था। अगली दो पंक्तियां देखिए। निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा कर वालों में। कवि यहां आगे कहते हैं कि वह युद्ध के मैदान में अपने स्वामी को अपने पीठ पर लेकर साहस के साथ शत्रुओं द्वारा फेंके गए भालों और चारों ओर से चलने वाले तलवारों के बीच भी चला जाता था, ताकि वह शत्रुओं का सफाया कर सके। ध्यान दीजिएगा, निर्भीक गया वह ढालों में, यानी जहां तलवारें चलती थी, जहां भाले फेंके जाते थे, वहां भी चेतक निर्भीकता पूर्वक प्रवेश कर जाता था। जहां तलवारें चलती थी, भाले फेंके जाते थे, वहां भी चेतक अपनी जान बचाता था और अपने स्वामी की भी रक्षा करता था। वह बड़ी निर्भीकता के साथ युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप का साथ देता था। साथ ही साथ केवल अपने स्वामी महाराणा प्रताप की ही रक्षा नहीं करता था, बल्कि अपनी भी जान बचाता था। अगला स्टेज देखिए। है यही रहा अब यहां नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहां नहीं। यहां संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। आइए कठिन शब्दों के अर्थ हो। शब्दार्थ। अरि मस्तक यानी दुश्मनों का सिर। अरि मतलब दुश्मन और मस्तक मतलब सिर। आइए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या। है यही रहा अब यहां नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं। कवि चेतक की विशेषताओं को बतलाते हुए आगे कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ही तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। युद्ध के मैदान में दौड़ते हुए ऐसा लगता था मानो उसे पर लग गया हो। कभी वह यहां दिखाई देता था तो कभी वह वहां दिखाई देता था। फिर कुछ क्षण पहले यदि वह वहां दिखाई देता था तो कुछ क्षण बाद वह फिर यहां दिखाई देता था। यानी महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ही तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। एक प्रकार से वह पूरे मैदान में दिखाई देता था। अगली दो पंक्तियां देखिए। थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरे मस्तक पर कहां नहीं। कवि यह कहना चाहते हैं कि वह
युद्ध के मैदान में कहां नहीं था, थी जगह न कोई जहां नहीं, यानी वह युद्ध के मैदान में कहां नहीं था, वह तो सब जगह था। ऐसा कौन सा स्थान था जहां वह नहीं था? वह दुश्मनों के मस्तक को कुचलने के लिए कहां नहीं था, यानी वह तो सब जगह था और दुश्मनों का सफाया कर रहा था। अगला स्टेंजा देखिए, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि सेना पर गहर गया। यहां संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए एक बार। शब्दार्थ, नद सा यानी नदी के समान, लहर यानी तरंग, ठहर गया यानी रुक गया, विकराल यानी भयानक, वज्रमय यानी कठोर, बादल सा यानी बादल के समान कठोर, अरि सेना यानी दुश्मन दल या शत्रुओं की सेना, गहर गया यानी छा गया। आइए अब मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, यानी कवि चेतक की विशेषताओं को बतलाते हुए आगे कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था, वह बहुत ही बलशाली घोड़ा था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, यानी वह युद्ध के मैदान में प्रवेश कर शत्रु की सेना पर वह कहर बनकर टूट पड़ता था। जिस प्रकार जब नदी में तीव्र गति से लहर उठती है तो सबको डुबोती हुई चली जाती है, ठीक उसी प्रकार वह भी शत्रु की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ता था, जिससे शत्रुओं में एक प्रकार से हड़कंप मच जाता था। फिर कुछ क्षण पश्चात, यानी यही नहीं, वह पूरे मैदान की परिक्रमा किया करता था। यानी बढ़ते नद सा, जिस प्रकार नदी तीव्र गति के साथ अपनी ऊंची लहरों के साथ आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार चेतक शत्रुओं पर टूट पड़ता था। अगली दो पंक्तियां देखिए, विकराल वज्रमय बादल सा अरि सेना पर गहर गया। यहां विकराल वज्रमय बादल सा पंक्ति में वज्र शब्द का अर्थ है बहुत ही कठोर या बहुत ही कड़ा, अर्थात चेतक एक बहुत बड़े विकराल पत्थर के समान कठोर बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ता था, यानी वह शत्रु की सेना पर भयानक वज्र के समान टूट पड़ता था, जिससे लोग भयभीत हो जाते थे, जिससे शत्रुओं में एक प्रकार से हड़कंप मच जाता था। अब इस कविता की जो अंतिम स्टैंजा है उसे मैं पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। अंतिम स्टैंजा यानी 7वां स्टैंजा। भाला गिर गया, गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, रह गया दंग वैरी समाज, घोड़े का ऐसा देख रंग। आइए, यहां संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। कठिन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ, अंग यानी शरीर, निसंग यानी तरकस, वैरी समाज यानी दुश्मन दल, है यानी घोड़ा। आइए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। व्याख्या,
भाला गिर गया, गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। व्याख्या: कवि चेतक की विशेषताओं को बतलाते हुए आगे कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बड़ा ही बुद्धिमान था। वह दुश्मनों के हर दाव पेच को भी अच्छी तरह समझता था। उसने कई बार दुश्मनों को भी छकाया था, धोखा दिया था। कहने का अर्थ यह है कि युद्ध कौशल में भी चेतक बड़ा ही निपुण था। भाला गिर गया, गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। कहने का अर्थ यह है कि चेतक इतना तेज और बुद्धिमान था कि दुश्मनों ने जब भी उस पर भाले फेंके या महाराणा प्रताप को मारने के लिए दुश्मनों ने जब भी भाले फेंके, तलवारें चलाई, तीर चलाया, उसने उसे बेकार कर दिया। उनके तरकस खाली हो गए, परंतु किसी को चोट लगने नहीं दी। ऐसे समय में चेतक ने न केवल अपने स्वामी महाराणा प्रताप की रक्षा की, बल्कि अपनी भी जान बचाई। है टापों से खन गया अंग, अर्थात युद्ध के मैदान में जहां तहां दौड़ने के कारण न जाने कितने ही दुश्मनों के शरीर लहूलुहान हो गए, कितने ही सैनिक घायल हो गए। जहां तहां चेतक के पैर पड़ने के कारण कितने ही सैनिक घायल हो गए, लहूलुहान हो गए। अगली दो पंक्तियां देखिए। रह गया दंग बैरी समाज, घोड़े का ऐसा देख रंग। यानी चेतक की इन विशेषताओं को देखकर वैरी समाज या दुश्मन दल भी हैरान हो गए थे। यानी उसकी चाल इतनी तीव्र और अनोखी थी कि शत्रु के सभी वार बेकार हो जाती थी। पलक झपकते ही वह हवा से बातें करने लगता था। इसके साथ ही साथ युद्ध के मैदान में शत्रुओं के बीच बिना किसी डर के घुस जाता था। वह तेज हवा के झोंके सा शत्रुओं की सेना पर वज्र के समान कहर बनकर टूट पड़ता था, जिससे कितने ही सैनिक धराशायी हो गए थे, कितने ही सैनिक लहूलुहान हो गए थे। रह गया दंग वैरी समाज, यानी चेतक की विशेषताओं को देखकर, उसकी अद्भुत चाल को देखकर वैरी समाज भी हैरान हो गए थे। उसकी तीव्रता, निर्भीकता और विकरालता को देखकर शत्रु दल भी दंग रह गया था। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने पर भी चेतक ने मृत्यु के पूर्व तक महाराणा प्रताप का पूरी तरह से साथ दिया था। अतः यह स्पष्ट है कि महाराणा प्रताप के घोड़े यानी चेतक की कहानी किसी वीर योद्धा से कम नहीं था। अतः कवि श्याम नारायण पांडे जी ने इस कविता में हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक के पराक्रम एवं उसकी स्वामी भक्ति की मार्मिक कथा प्रस्तुत की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर चित्तौड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम तथा उनके देश प्रेम को दिखलाया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उनके प्रिय घोड़े चेतक के गुणों यानी विशेषताओं को भी बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया है। यही नहीं, इस कविता में कवि ने यह भी बतलाया है कि युद्ध के मैदान में मनुष्यों के साथ साथ बेजुबान पशु भी बिल्कुल सैनिकों की भांति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव आत्मसमर्पण के लिए
तत्पर रहते थे, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। आशा करता हूं इस वीडियो को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप इसे बिल्कुल नहीं भूलें। यह एक एजुकेशनल वीडियो है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।